बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक क्या कराया था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, ठीक है। और हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। साथ साथ हमारा टॉपिक क्या हो गया था, मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, जो हमारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हुए थे। उसके बाद आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना था हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर। लेकिन एक चीज शायद आप में से किसी को याद नहीं थी, मैंने स्पेसिफाई करा था कि एक क्वेश्चन आप लोग पूछोगे रिगार्डिंगली क्या, एनोडाइजिंग। बताता हूं, अतुल्य ने लास्ट क्लास में मेंशन भी किया था कि सर एक क्वेश्चन है एनोडाइजिंग के रिगार्डिंगली, उसका आंसर नहीं दिया था आपने, तो अब मैं वो आंसर क्लियर करता हूं। याद करो हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रब करते हैं, हाँ या ना प्रिंस, क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये 4 मेटल थे, इनके ऊपर क्या फॉर्म हो जाती है, ऑक्साइड की। और जब तक ऑक्साइड की लेयर है क्या वो जलेगा? क्या करना पड़ेगा मुझे? रब करके लेयर को हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं यही सेम चीज खुद कर रहा हूं, ठीक है, नेचर नहीं, मैं खुद कर रहा हूं, जहां पे मैंने आप लोगों को एनोडाइजिंग प्रोसेस पढ़ाया भी था, एनोडाइजिंग पढ़ाया भी था, जिसपे एल्युमिनियम के ऊपर, प्योर एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन जाके डिपॉजिट हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं एनोडाइजिंग। मैंने पढ़ा तो जरूर दिया था आप लोगों को, लेकिन आंसर नहीं दिया था। तो चैप्टर 1 की जो वीडियो के अंदर क्वेश्चन था उसका आंसर क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल, होते क्या है मेटल? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, यानी कि इनकी वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लाइक सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 1 + 1, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, कैल्शियम की वैलेंसी +2, जिंक की वैलेंसी +2। तो बस हमें उस पर ही फोकस करना है और कुछ नहीं। नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव, वैलेंसी क्या होती है? अच्छा, अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या बनाएंगे, कैसे? बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे एनायन, कैसे? बाय, सॉरी मैंने लूजिंग वर्ड लिख दिया, लूजिंग नहीं आएगा, by gaining of an इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जब लूज करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, कैटायन बनाएंगे। और नॉन मेटल, अब हमें क्या पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन क्या आएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए आपको। वैसे ही लुईस वर्ड यूज नहीं होता, मैंने करा है, आपके पास आता है कि डॉट स्ट्रक्चर बनाने आप लोगों को। अगर आप डॉट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंगली आ रहा है, सोडियम है हमारे पास, क्या है, सोडियम, मुझे सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11,
कन्फिगरेशन करेंगे क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बस एक डॉट बना दिया, बन गया। क्वेश्चन में बोला आपको बनाना है एल्युमिनियम का डॉट स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का ना मांगो अल्लाह, यही आता है। तो क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर? 13। 13 पे कन्फिगरेशन 2 8, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 1 2 3, ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बोला कि आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सल्फर। कैसे बनाऊंगा? वही सेम तरीका। सल्फर क्या होता है? सोडा। देखो ना 11 से शुरू होता है, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा, सोडा आया 16 2 8। अब देखो जिसको भी ये वाला तरीका याद नहीं आ रहा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला, तो भाई इसके लिए आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट की जो पहली वीडियो है रिवीजन की, अब वो देखोगे आपको पता चलेगा कि क्या किससे क्या पढ़ाया था। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 6 1 2 3 4 5 6। अगर हम डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो हम आगे का काम आराम से कर लेंगे। अब जैसे बोला आपको बनाना है फ्लोरीन, और फ्लोरीन तो पहले 10 में आता है। हाय हेलो लिसन बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे, किस पे आ रहा है ये? फ्राइडे 9 पे। कन्फिगरेशन क्या हुई? 7 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए ये बन गया फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर। अगर हमें डॉट स्ट्रक्चर आ गए तो हम आगे का जो भी टॉपिक है इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। अगर आप डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो तो आप आगे का काम आराम से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं कि किस तरह से आता है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। मैंने भी आप लोगों को डॉट स्ट्रक्चर सिखाया, तो हम ये डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद आता है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और साथ में टॉपिक भी क्लियर करेंगे बच्चों हम। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ, मैं एक अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल ले रहा हूं, NaCl बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला तरीका हम यूज करेंगे। ओके, मेरे पास दो क्या है एलिमेंट, एक है सोडियम और एक है, इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा? सोडियम लूज करेगा, क्लोरीन। तो ये आइडेंटिफाई कर लो, ये मेटल है और ये आइडेंटिफाई हो गया। और एक और तरीका बताऊं, जो आगे होता है वो मेटल होता है, जो पीछे होता है वो हमेशा, हमें बस याद रखना है मेटल लूज करेगा और नॉन मेटल। चलो डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। Na का डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ही होगा भाई, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक ही बनाऊंगा। जबकि क्लोरीन 7 1 2 3 4 5 6
अच्छा, मैंने अलग इसलिए करा ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके। अब हम जरा कंसेप्ट समझते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लिख दो 2 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अब ये क्या करेगा, हर कोई चाहता है कि वो जितनी वैलेंसी है, जिसकी जितनी, उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उतने इलेक्ट्रॉन। सोडियम की कितनी वैलेंसी 1, तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1। जिसकी जितनी वैलेंसी उतने इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज होंगे। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन कितनी वैलेंसी 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो भाई सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया, आपको ये एरो दिखाना जरूरी है। क्या बनेगा ये Na प्लस, कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना जरूरी है। अब क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 2, ना कि, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, 2, 8, 1 नहीं होगी। और यहां पर क्लोरीन क्या हो जाएगा, और एक आ गया डॉट। कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 8, मैं इस पे ब्रैकेट बनाऊंगा और क्या साइन लिखूंगा, ये क्या था प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब एक ट्रिक याद रखनी है। Na की वैलेंसी कितनी होती है क्लोरीन की, तो भाई मुझे एक ही Na चाहिए और एक ही। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा Na प्लस Cl बन गया, Na प्लस Cl बन गया हमारा NaCl। अब हमारे पास क्या आता है अगला, जैसे मैं आसान वाला नहीं ले रहा, अभी थोड़ा मुश्किल ले रहा हूं। Na2O, अगर Na2O बनाना है तो Na2O कैसे बनाएंगे। अब देखो, अगर मान लो आपको ये बोला ही नहीं जाए कि Na2O है, आपको क्या बोले क्वेश्चन में, सुनो, फॉर्म कंपाउंड बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ऐसे आया तो क्या करोगे, वहां पे तो मेंशन था, तो पता है, बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले क्या क्या चीज है, सोडियम और डॉट स्ट्रक्चर बना ले, ऑक्सीजन, चलो आसान वाला काम हो गया। अब आपको क्या यूज करना है, NaO। Na की वैलेंसी क्या होती है 1, ऑक्सीजन की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों में, फॉर्मूला क्या आएगा, आपको फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा बच्चों। सॉरी, ये 2 8 नहीं है, 2 6 होगा। फॉर्मूला क्या आएगा, Na2O कितने सोडियम है। अगर मैं 1 लेके चलूंगा तो मैं क्या कभी करेक्ट कर पाऊंगा, मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे एक और सोडियम बनाना पड़ेगा। मैंने एक और सोडियम बनाया, अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैं ऐसे मतलब सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करने के लिए रब कर रहा हूं, गलत नहीं था, ताकि बस मेरा जो ऑक्सीजन है ना वो इन दोनों के सेंटर में आए, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा ना, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी लगेगी, बस और कुछ नहीं है, तुम लोग वैसे कर सकते हो। अब होगा क्या, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन ऑक्सीजन को कितने चाहिए,
तो एक इसने लिया इस सोडियम से और एक लिया, तभी तो मैंने 2 सोडियम बनाए, क्योंकि बेचारा सोडियम तो कह रहा है मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन कह रहा है मुझे 2 चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 2 सोडियम आए। आगे क्या लिखोगे? Na प्लस 2,8 Na प्लस। अच्छा पता है काफी सारे बच्चे क्या होते हैं कि लिखने से बच जाए, वो क्या करते हैं, वो ये स्टेप कर देते हैं इसकी जगह। तुम्हें ना पूरा का पूरा ना लिखना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि आपको एक एक स्टेप दिखाना है, ये कोई तरीका नहीं होता। इस वजह से ये स्टेप जहां करा गलत, नहीं पूरा गलत नहीं कि पूरे नंबर काट देंगे टीचर, ठीक है, आधा नंबर कटेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी आंसर शीट के अकॉर्डिंगली जो मार्किंग स्कीम आई है, आधा नंबर है या 1 नंबर है। कभी कभार तो 0 नहीं, 0 तो अब नहीं हो सकते, आधा या 1 नंबर आप लोगों का जरूर कटेगा। तो ये तरीका याद रखो भाई, लिखने में आलसपना मत करा करो। ऑक्सीजन क्या बनेगा? क्या आएगा? 2 नेगेटिव। कितने सोडियम आए? 2 सोडियम आए और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया 2 नेगेटिव। अब अर्नव ने मुझे बताया सर मैंने प्री बोर्ड में गलती कराया, मैं ऐसे लिखाया, ये वाला स्टेप लिखने वाला बेटा यहाँ पर आता है ना कि ऊपर आता है। आप डायग्राम में कभी गड़बड़ नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे और इसके बाद मेरे पास क्या बनेगा? Na2O। इस तरह से हमारे कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। नहीं सुना होगा ना नाम कभी भी, समझाता हूं आगे। यही आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब इनका मीनिंग जानते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग समझ गए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कभी भी एल्युमिनियम का क्वेश्चन नहीं आएगा। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन भाई इतने खतरनाक नहीं देते, लेकिन प्री बोर्ड में आ सकते हैं, उसकी गारंटी नहीं लूंगा मैं बोर्ड की गारंटी ले सकता हूं बच्चों। आपके प्री बोर्ड में कुछ भी दे सकते हैं स्कूल वाले, जितना मर्जी चाहे उतना ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन, जितना मर्जी चाहे उतना ज़्यादा मुश्किल पेपर, ठीक है। लेकिन बोर्ड के अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा कि आपको एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दे दिया जाए। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लोगों ने ट्राई करना है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। लाइक जैसे मैंने बोला, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आप अगर चेक करवाना चाहते हो कि सर ये हमारा आंसर करेक्ट है या हमारे केस स्टेप के अंदर गलती हो रही है, देखो ऑनलाइन आप सब लोग चेक कर सकते हो, लेकिन मार्किंग स्कीम ऑनलाइन तो प्रॉपर नहीं मिलती ना, क्योंकि मार्किंग स्कीम तो सीबीएसई खुद क्रिएट करके भेजती है, और अगर वो चेक करवाना हो तो वो तो टीचर से ही करवा सकते हो। तो आप लोग अपना ये जो भी क्वेश्चन करते हो एमजीओ का आप लोग करो और मुझे अपने आंसर शेयर करो, ताकि आप लोग चेक कर सको कि आप लोग गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास, हमें बोला गया सैंपल लेना सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और कोई भी सॉल्ट। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट? क्या होगी? क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबके सब क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर मुझे लेना है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्टेपुला और हीट डायरेक्टली ऑन अ फ्लेम, जैसे डायग्राम में मेंशन है, ठीक है। रिपीट करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डिड द सैंपल इंपार्ट एनी कलर और टू द फ्लेम? डू दिस कंपाउंड मेल्ट? देखो, डू दिस कंपाउंड मेल्ट? नहीं, मेल्ट तो नहीं होंगे ये। फिर डिड द सैंपल इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम? क्या कलर, फ्लेम के कलर में कोई चेंजेस आते हैं? तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होता।
ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, पेट्रोल और केरोसिन, तो क्या होगा? सॉलेबल इन, अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, वाटर क्या है, आयनिक या कोवलेंट? आज तक ये किसी बच्चे को नहीं पता होगा, वाटर आयनिक है या फिर कोवलेंट? आयनिक या कोवलेंट? चलो समझाता हूं बच्चों। हाइड्रोजन किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? हाइड्रोजन किससे सिमिलर ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है रिएक्टिविटी में? मेटल से या नॉन मेटल? रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन करने का तरीका ज्यादातर किसकी तरह शो करता है, मेटल या नॉन मेटल? अगर हम देखें ना, मेटल मेटल की तरह शो करता है, तभी तो मेटल के साथ रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मेटल हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या है, +1। अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो वो नॉन मेटल है, लेकिन अगर मैं रिएक्शन के रिगार्डिंगली प्रॉपर्टी की बात करूं कि रिएक्शन किसकी तरह शो कर रहा है, मेटल की तरह। और एक चीज बताऊं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये तीनों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ना, हम इसे तोड़ नहीं सकते आसानी से। और पता है उस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक नया पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, आयनिक से भी कहीं ज्यादा। पता है क्यों? अब वही दिक्कत है ना, आप लोगों का पीरियोडिक टेबल डिलीट कर दिया गया कि मैं डेप्थ में थोड़ा सा लेके जाऊं, वो डेप्थ जा ही नहीं पाते हम। बस ये है कि कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी दूसरे मेटल से उसका इलेक्ट्रॉन फटाफट से क्या कर ले, छीन ले। ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। क्या कार्बन ऐसा कर सकता है? भाई कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन छीनना है, 4 इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो यूं छीन लेगा। तू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, तेरे से संभाला नहीं जाएगा, फटाफट से छीनेगा। ऑक्सीजन, वो भी यही बोलेगा, ऑक्सीजन भी बॉस भाई है, तेरे से इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जाएंगे, मुझे दे दे। नाइट्रोजन छीनेगा, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसे थोड़ी लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा छीनना छानी करने के लिए मेटल से। लेकिन अभी हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे कि नाइट्रोजन पे जाएं। अब उसी तरह से जब हाइड्रोजन और वाटर बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, छीन रहा है। इस वजह से शेयरिंग उनके अंदर जो हो रही है, हम इवन कार्बन एंड कंपाउंड में स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, बट वो शेयरिंग नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली क्या बनाया, एक पार्शियली आयनिक कंपाउंड। क्या बनाया, पार्शियली आयनिक, फुल्ली आयनिक नहीं है, पार्शियली यानी कि बेटा उसकी तरह है तो कोवलेंट, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी तरह शो कर रहा है, आयनिक की तरह। अब एक बात, तो एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, जब आप दोनों आयनिक कंपाउंड को आपस में मिक्स करोगे वो मिल जाएंगे। अब पेट्रोल क्या होता है, आयनिक या कोवलेंट? अच्छा, पेट्रोल किससे बना होता है? पेट्रोल के अंदर मेन कंपोनेंट कौन, कार्बन। जहां कार्बन आया कौन, कोवलेंट। आप पेट्रोल के अंदर नमक डालो, NaCl, घुलेगा? जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होने वाला, नहीं घुलने वाला बिल्कुल भी, 1% नहीं घुलने वाला। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि NaCl आयनिक है और वो कोवलेंट है। लेकिन वहीं पे आप लोग क्या करो, पेट्रोल के अंदर लो और पेट्रोल के अंदर वैक्स डाल दो, वैक्स गायब हो जाएगी, नजर ही नहीं आएगी, इतनी अच्छी तरह से घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों कोवलेंट है। तो रूल ये कहता है कोवलेंट कोवलेंट साथ में मिक्स होंगे, आयनिक आयनिक। और जब आप 11th क्लास के अंदर और डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा डेप्थ में समझाया जाएगा, काफ़ी अच्छी तरह से। क्योंकि अभी मेरे पास पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट नहीं है, तो मैं इतनी डेप्थ में जा नहीं सकता, क्योंकि हमारा कोई फायदा नहीं है। तो ये सॉल्युबल किस में होंगे, वाटर में, और इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। फिर मैं सर्किट लेता हूं,
मैंने क्या करा, इंसर्ट द इलेक्ट्रोड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या करा, इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाय द molten salt, not solid। तो अगर मेरा सॉल्ट मोल्टन स्टेट में है तो क्या करेगा, मोल्टन का मतलब घुला हुआ है पानी के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर पानी के अंदर घुला हुआ नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ये हमें याद रखना है। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, आयनिक इन नेचर। अब वही तो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है बच्चों। आप यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो कितना है, हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें 800 से सबका अबव ही आ रहा है। आप फ्लेम के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस जाएगा टेम्परेचर, मेल्ट होंगे। और सोचो ये तो केल्विन में, सेल्सियस में भी नहीं है, क्योंकि सेल्सियस में तो हमारी जो वैल्यू होती है वो कंपेटिवली क्या होती है, ज़्यादा कि कम, केल्विन में वैल्यू ज़्यादा होती है, केल्विन में वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि सेल्सियस तो नेगेटिव में भी जाता है, केल्विन नेगेटिव में नहीं जाता, वो ज़ीरो पे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये मत सोचना कि केल्विन के अंदर दिया हुआ है तो तुम्हें लगे कि कम है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, फिजिकल स्टेट अभी बताया। फिजिकल स्टेट क्या होती है भैया, ऐसे सॉल्ट होते हैं, अगर आप इसे हैमर से तोड़ोगे तो क्या होगा, इनका टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या वर्ड यूज करा था, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका, जनरली हाई होता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। अच्छा एक चीज बता दूं, ये कोई बॉन्ड से नहीं बने हुए, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। कहीं आपको लगे कि ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया और इन्होंने एक ब्रिज बना दिया बीच में कि हमारे बीच में कनेक्शन हो गया, लाइक अ कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप लोगों ने कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ रखा है, देखो Na+ Cl-, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-। हर बार जरा आप लोग देख सकते हो कि आयन कैसे अरेंज हो रहे हैं, ऑपोजिट। हर बार देख लो कहीं पे सिमिलर आ रहे हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पता है नेचर की ना सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, नेचर की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। सोचो ग्रेविटेशन सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स, जो लगती है न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बीच में। उसके बाद ही आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों कभी आप लोगों ने ये फील किया, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, आपने वुलन क्लॉथ पहना, एकदम से किसी मेटल को हाथ लगाया, बड़ी तो झटका सा लगता है। कभी सोचो ऐसा क्यों झटका लगा, ये फोर्स, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सोचो इस फोर्स की वजह से जो झटका लग रहा है हल्का सा, सोचो अगर ये स्ट्रांग होगी, ये इतने सारे आयन से मिलकर बनी होगी तो क्या हाल होगा, कितनी स्ट्रांग होगी और इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सॉलेबिलिटी, सॉलेबल होते हैं या नहीं होते, ये इजीली सॉलेबल है, लेकिन कब, सिर्फ और सिर्फ किस कंपाउंड में, जो
खुद नेचर क्या शो करे, आयनिक नेचर शो करे। जो आयनिक नेचर शो नहीं करेंगे वो उनके अंदर सॉल्युबल नहीं है। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि सॉल्ट है, ठीक है, आप लोग को सॉल्ट को मिल्क के अंदर मिक्स करना है, क्या मिल्क के अंदर मिक्स होगा? क्या मिल्क के अंदर मिक्स होगा? होगा। कैसे? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कैसे, क्योंकि मिल्क के अंदर आधे से ज्यादा तो पानी होता है, पहली चीज। अगर हम बात करें प्योर मिल्क या किसी भी तरह के मिल्क, तो बेटा मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर 50 से 60% तो ज्यादा वाटर, उससे ज्यादा ही वाटर ही होता है। बाकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी आयन है। कौन से आयन? कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट तो वहां पर तो खुद कह रहे हैं आयन भेजो, हम तो तैयार बैठे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो चिपक जाएंगे। बच्चों सब व्हाइट सॉस पास्ता खाया सबने? रेसिपी पता है किसी को? चलो बताता हूँ। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए ना जो दूध होता है ना, दूध को गर्म करके उसमें नमक डाला जाता है। अगर तुम कभी नमक, ऑरिगेनो और जो भी तुमने मसाले डालने हैं उससे व्हाइट सॉस बनाई जाती है। देखो कुछ बच्चों के तो मुंह में भी पानी आने लग गया। तो एक बात बताओ, वहां पे नमक मिक्स नहीं हुआ जब वो सॉस बनाई जाती है, व्हाइट सॉस, ठीक है, मेयोनीज की नहीं, अच्छी वाली व्हाइट सॉस, हेल्दी वाली व्हाइट सॉस। तो उस वाली व्हाइट सॉस के अंदर जब कंटेनर में से वो व्हाइट सॉस निकाली जाती है तो नमक कंटेनर यानी कि हमारे तवे पे चिपका हुआ नहीं होता, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और तभी उस सॉस के अंदर सॉल्टी टेस्ट आता है। अगर ना हो तो बच्चों कभी कुकिंग ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्या आता है? कंडक्ट। अब भाई कंडक्शन कब होगा? जब फ्री आयन होंगे। अब जैसे ही मैं इन सॉल्ट को पानी में डालूंगा, एक Na+ और एक Cl- अलग हो जाएंगे, आयन बने, इसे कहते हैं डिसोसिएशन। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे या नहीं? करेंगे, और बहुत इजीली करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंडक्ट करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। अब एक बात बताओ, कहीं पर भी किसी भी एनसीईआरटी के चैप्टर में, केमिस्ट्री के में ये टॉपिक मेंशन है? ये पता है रिलेशन है दो चैप्टरों का, मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन एंड। अगर मैं बात करूंगा फिजिकल स्टेट की, आयनिक में क्या होता है? सॉलिड स्टेट होती है। क्यों? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। कोवलेंट की बात करूंगा तो फिजिकल स्टेट क्या होती है? गैसेस। अगर सॉलिड भी होंगे तो क्या होंगे? सॉफ्ट। ठीक है। अब जैसे मैं सॉफ्ट सॉलिड की बात करूं तो ये देखो, ये भी तो क्या कहते हैं, हमारा कोवलेंट ही है। स्किन, हमारी स्किन भी तो कार्बन से ही बनी हुई है, सॉफ्ट है या नहीं सॉलिड होने के बावजूद, है ना। अब वहीं पर आप लोग नमक ले लो, नमक का एक दाना, उसे तोड़ के दिखाओ अपने हाथों से, अपने हाथों से, बिना किसी हैमर के। आप लोग तोड़ नहीं पाओगे। एक तो पहला साइज छोटा है, चलो साइज छोटा छोड़ो, नमक के पत्थर आते हैं मार्केट में, कभी देखे होंगे, उस पत्थर को तोड़ के दिखा दो हाथों से, बिना किसी हैमर के। आप तोड़ नहीं सकते। इवन अगर आपने किसी के फेंक के मार दिया ना, सर फट जाना है उसका। पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो, और बहुत ज्यादा नोकीले होते हैं। तभी मैंने वर्ड क्या यूज करा था? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन यूज करने का मतलब यही था, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? शाइनी और नोकीला होता है, लाइक अ क्रिस्टल। ठीक है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनका हाई होगा, कोवलेंट का लो। सॉलेबल इन वाटर, इनसॉलेबल इन वाटर। कंडक्ट, ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट नहीं करेंगे। बताओ, अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया डिफरेंस में, मैंने तो आपको 4 पॉइंट बता दिए, क्या टीचर आधा नंबर भी डिडक्ट कर सकती हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं करा गया कि डिफाइन भी करना है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट को। बोला डिफरेंस, बोला ना, तो हम तो 4 पॉइंट लिख कर आ रहे हैं। और कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा हमारे को? कुछ ज्यादा नहीं है। अगर मैं क्या करूं, यहां पे प्रॉपर्टी लिखूं, आयनिक कंपाउंड,
कोवलेंट कंपाउंड, सॉलिड होते हैं, गैसेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, soluble in water, insoluble in water, conduct electricity in molten state, do not conduct electricity in any state. बताओ हमें डिफरेंस में कितना ज्यादा लिखना पड़ा, थोड़े थोड़े से शब्दों से काम हो गया। कभी भी ये मत सोचना बच्चों कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो डिफरेंस में 2 पॉइंट लिख कर आओ, हमेशा ट्राई करो कि 3 या 4 पॉइंट लिखो। रीजन बताता हूं, कभी कभार अगर हमारा 1 पॉइंट गलत हुआ, पता क्या होता है, आप डिफरेंस यहां पे लिख रहे हो, यहां पे लिख रहे हो, अगर आपका ये डिफरेंस गलत तो ऑटोमेटिकली ये वाला सही भी होगा ना, तो वो भी गलत। हम क्या सोचते हैं, टीचरों से जाके लड़ते हैं, सर मैम मैंने ये वाला तो ठीक लिखा ना, मुझे इसके नंबर तो दो। डिफरेंस चेक करने का ये तरीका ही नहीं होता। अगर आपके दोनों पॉइंट सही हैं तो उसके नंबर मिलेंगे। अब सोचो अगर आपको लग रहा है कि चलो इसमें मेरे को थोड़ी सी गलती लग रही है, एक्स्ट्रा तभी बोलता हूँ याद करके चलो, तो नंबर यहां पर आपके डिडक्ट बिल्कुल नहीं होंगे। ये तरीका याद रखो कि कभी आपके पास डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही अटेम्प्ट करो। सो यहां तक हमारा आयनिक का सारा कंसेप्ट, आयनिक बॉन्ड का सारा कंसेप्ट खत्म होता है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टॉपिक क्या लेफ्ट करता है, मेटलर्जी टॉपिक। एंड नेक्स्ट क्लास में बच्चों मेटलर्जी के साथ साथ मैं पीवाईक्यू साथ साथ स्टार्ट करा दूंगा, पीवाईक्यू के साथ साथ और कुछ पीवाईक्यू के अलावा जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम पर या कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।